हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च, दैट इज ओआर सब्जेक्ट है ना। तो उसमें ग्राफिकल मेथड चालू था हमारा एलपी फॉर्मुलेशन में। तो ग्राफिकल मेथड में आज हम लोग ने अभी तक 2 प्रॉब्लम देखे, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं, है ना। तो कुछ हटके प्रॉब्लम है, अलग सा प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना। तो अभी देखो, सब में पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। अ फर्म, एक फर्म है, मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, उसके 2 प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है वो? एक्स और वाई, 2 प्रोडक्ट है, एक्स एंड वाई, 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, है ना। एंड हैज ए टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 9 टन्स पर डे, है ना। मतलब एक दिन में उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 9 टन ही प्रोडक्शन होता है उसका टोटल। दोनों प्रोडक्ट को मिला के कितना बनता है? सिर्फ 9 टन्स पर डे बनता है ना। और क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई रिक्वायरिंग द सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी, और एक्स एंड वाई दोनों का भी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है, उतना ही है, 9 टन्स का है। द फर्म हैज अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई एटलीस्ट 2 टन्स ऑफ एक्स एंड एटलीस्ट 3 टन्स ऑफ वाई। देखो, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है एक कंपनी का कि भाई एटलीस्ट उसको क्या देना है? 2 टन्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट देना है और 3 टन्स ऑफ वाई प्रोडक्ट देना है पर डे। मतलब हर दिन मिनिमम 2 प्रोडक्ट एक्स, 2 टन प्रोडक्ट एक्स के और 3 टन प्रोडक्ट वाई के बनना ही चाहिए, है ना। क्योंकि वो अनदर कंपनी को उसको देना है, उतना तो चाहिए ही चाहिए, वो एकदम उसका मिनिमम कंस्ट्रेंट है ना। और क्या बोल रहा है? ईच टन ऑफ एक्स, है ना, मतलब ईच टन ऑफ एक्स रिक्वायर्स 20 मशीनिंग आवर्स। देखो कितना आवर्स लग रहा है? 20। एक्स को 1 टन ऑफ एक्स प्रोडक्ट बनने के लिए कितना मशीनिंग आवर लग रहा है? 20 आवर्स, है ना। एंड ईच टन ऑफ वाई, है ना, वाई के लिए कितना लग रहा है? 50 मशीनिंग आवर्स लग रहा है। और प्रोडक्शन टाइम, है ना। डेली मैक्सिमम पॉसिबल मशीन आवर्स, मतलब डेली मैक्सिमम पॉसिबल मशीन आवर्स कितने हैं अपने पास? डेली मैक्सिमम पॉसिबल मशीन आवर्स है सिर्फ 360, है ना। अब देखो, ऑल दी फर्म आउटपुट कैन बी सोल्ड एंड प्रॉफिट इज मेड। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है? देखो 80 रुपीज, है ना, पर टन, है ना, फॉर एक्स, एंड 20 रुपीज पर टन फॉर वाई, है ना। तो हमको क्या करना है? इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो वर्ड आया है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्या है? मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो सब में पहले क्या करेंगे? सब में पहले हम लोग को इक्वेशंस बना लेना चाहिए, है ना। इक्वेशंस बनाने से पहले हम लोग को एक बात, हम लोग को पता है कि हम लोग कंस्ट्रेंट लेना पड़ेगा, x1 x2 लेना पड़ेगा। x1 x2 किसको कंसिडर करेंगे? वेरिएबल्स, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, देख के प्रॉब्लम पढ़ते हैं आप लोग को भी समझ में आएगा। 2 प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को ही लेंगे, x1 x2, है ना। तो दूसरे किसी को नहीं लेंगे। और अगर फिर भी अगर आपको शॉर्टकट में समझना है, नहीं समझना है, प्रॉब्लम पढ़ के नहीं समझ में आया, तो सिंपल सी चीज याद रखने का, जिसका कॉस्ट दिया है, जैसे मैं हर प्रॉब्लम बता दूं, जिस चीज का कॉस्ट दिया है उन चीजों को अपने को एक्स और वाई कंसिडर करना है। प्रॉफिट किसका मिल रहा है? देखो प्रॉफिट मेड इज 80 रुपीज ऑफ एक्स एंड 120 रुपीज ऑफ वाई है। तो x हमारा x1 रहेगा और y हमारा y1 रहेगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x, है ना, प्रोड्यूस्ड, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x मेड पर टन, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट x मेड इन टन्स, है ना, पर डे, है ना। तो ये हो गया हमारा x1। वैसे x2 के लिए क्या लिखेंगे? x2 के लिए भी सेम लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कर देते, प्रोडक्ट्स y मेड इन टन्स, है ना। मतलब कितने टन्स में वो बन रहा है, कितने टनेज बना रहे, कितने टन प्रोडक्ट y हम लोग बना रहे हैं वो x2 रहेगा, और कितने टन प्रोडक्ट x हम लोग बना रहे हैं वो x1 रहेगा, है ना, सिंपल। अब x1 x2 आ गया अपने को। अभी मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे तो जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इधर उधर इक्वेशन लिख दूंगा, बाद में फिर प्रॉपरली हम लोग ऊपर लिखेंगे मिटा के, है ना। तो मैक्सिमाइज z, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या रहेगा? अभी देखो
एक प्रॉफिट हम लोग को लिखना है, तो अगर हम लोग एक्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑल द आउटकम सोल्ड विद अ प्रॉफिट इज मेड 80 रुपीज पर टन फॉर एक्स, है ना। एक्स के लिए कितना है 80 रुपीज है ना। एक्स पर टन एक्स के लिए कितना है 80 रुपीज है। तो ऐसे कितने टन ऑफ प्रोडक्ट बनने वाले, x1 बनने वाले है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 80x1 प्लस, अब y प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट y है वो अगर 1 टन हम लोग बनाते हैं, y प्रोडक्ट को 1 टन बनाते हैं हम लोग, तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है 120 रुपीज का, है ना। तो ऐसे कितने टनेज ऑफ y प्रोडक्ट बनाने वाले हम लोग, x2 टन ऑफ y प्रोडक्ट बनाने वाले ना। तो 120 इंटू क्या हो जाएगा x2, है ना। ये हो गई हमारी z की इक्वेशन, है ना। अब कंस्ट्रेंट देखते हैं। सब में पहले कंस्ट्रेंट कौन सा देखेंगे, मशीनिंग आवर का, वो इजी होता है, जल्दी समझ में आता है ना। तो देखो मशीनिंग आवर किसको कितने लग रहे हैं, तो चलो देखते हैं। एक्स प्रोडक्ट एक्स बनने के लिए कितना मशीनिंग आवर लग रहा है, प्रोडक्ट एस, ईच टन ऑफ एक्स रिक्वायर्स 20 मशीनिंग आवर, है ना। 1 टन बनने के लिए कितना लग रहा है 20 मशीनिंग आवर लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20, ये नीचे का विजिबल है कि नहीं आई डोंट नो, यहाँ पे लिखता हूं, देखो 20 मशीनिंग आवर लग रहे हैं एक्स प्रोडक्ट का 1 टन बनने के लिए ना। तो वैसे कितने बनाने वाले हैं हम लोग x1, है ना। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू x1 प्लस, अभी y प्रोडक्ट के लिए कितना मशीनिंग आवर लग रहा है 50, ऐसे कितना होने वाला है x2, है ना। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू x2, है ना। अब हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल मशीन आवर्स कितने हैं, सिर्फ 360 है ना। 360 से ज्यादा जा सकते क्या हम लोग, नहीं। तो मिनिमम कितने हैं 360 है, सॉरी मैक्सिमम कितने हैं 360 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा सिंबल, यहाँ पे सिंबल आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 360। एक तो मशीनिंग आवर 360 है या उससे कम यूज कर सकते, 360 या 360 कम यूज कर सकते क्योंकि है ही 360, उससे ज्यादा यूज कर सकते क्या हम लोग, नहीं। तो इसके लिए क्या सिंबल आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 360, है ना। अब देखो, अब ये हो गया। अब सेकंड वैल्यू देखो, कंस्टेंट देखो, सेकंड वाला कंस्टेंट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या बोल रहा है, अ फर्म मेक्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई हैज अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 9 टन्स पर डे। सिर्फ कितना बनेगा 9 टन्स ही बनेगा पर डे, मतलब एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट को मिलाते हैं हम लोग तो कितना बनेगा, सिर्फ 9 टन्स ही बनेगा पर डे। मतलब टोटल एक्स प्रोडक्ट कितने टन बनने वाला है अपना x1, और टोटल y प्रोडक्ट कितने टन बनने वाला है x2। तो मतलब x1 और x2 दोनों को अगर मिला दे हम लोग तो वो 9 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 9 टन की कैपेसिटी है उसकी, 9 से ज्यादा वो बना ही नहीं सकते दोनों को मिला के, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, है ना। x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, मतलब 9 या 9 से कम होगा प्रोडक्शन, है ना। दोनों का प्रोडक्शन मिला के एक्स और वाई प्रोडक्ट का कितने भी टन, जो नंबर ऑफ टन जो भी हम लोग बनाएंगे वो 9 टन्स पर डे से क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। और देखो और क्या कंस्ट्रेंट दिया है अपने को, और एक कंस्ट्रेंट दिया है कि भाई दूसरी कंपनी को भी हमको देना है ना। प्रोडक्ट हम लोग को दूसरे कंपनी को भी देना है, कितना देना है, द फर्म हैज अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंपनी को सप्लाई करता है कितना, एटलीस्ट 2 टन्स ऑफ एक्स एंड एटलीस्ट 3 टन्स ऑफ वाई, है ना। मतलब कम से कम 2 टन एक्स के प्रोडक्ट के और 3 टन्स ऑफ वाई प्रोडक्ट वो दूसरे कंपनी को देता है। तो उतना तो मिनिमम बनना ही चाहिए ना, उतना मिनिमम, ये प्रोडक्ट इतने मिनिमम तो इतने बनने ही चाहिए, इससे ज्यादा बने तो ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना तो बनना ही बनना है किसी भी हालत में, क्योंकि वो तो दूसरों को देना है ना। बाकी का जो बचेगा वो अपने कंपनी का खुद का प्रॉफिट रहेगा, लेकिन इतना तो मिनिमम कैसे भी हालत में बनना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको, प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को देना ही देना है उतना, है ना। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 टन्स ऑफ एक्स एंड 3 टन्स ऑफ वाई, मतलब मिनिमम इतना बनना चाहिए, उससे ज्यादा बनेगा अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए देखो अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट कैसा हो जाएगा, देखो अब ध्यान से देखो, x1 मतलब क्या है, x1 मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x मेड इन टनेज, है ना। मतलब नंबर ऑफ x प्रोडक्ट जो भी बनेंगे हमने टन में वो x1 है। तो x1 कितने होने चाहिए, 2 टन से कम नहीं होने चाहिए, मतलब इट शुड बी कैसा आएगा, क्या सिंबल आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, मतलब 2 टन से ज्यादा होना चाहिए, जो एक्स प्रोडक्ट है वो 2 टन से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए x1 इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आएगा। उसी तरह से अब x2 किसके लिए है, y प्रोडक्ट के लिए, है ना।
तो वाई प्रोडक्ट हमारा मिनिमम कितना बनना चाहिए, मिनिमम 3 टन तो बनना ही चाहिए, 3 टन से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 टन तो दूसरे को देना है अपने को, है ना, और वो पक्का है, वो देना ही देना है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो इसके लिए x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना, मतलब 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा आना चाहिए, 3 से कम का तो चांस ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा एलपी फॉर्मुलेशन हो गया, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गए हमारे, और लास्ट वाला हम लोग क्या लिखते हैं, x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉजिटिव अप्रोच होता है, नॉन नेगेटिव अप्रोच होता है हमारा, है ना, नेगेटिव में हम लोग वैल्यू नहीं लेके जाना, x1 x2 दोनों की वैल्यू 0 से बड़े होने चाहिए, है ना, ये हम लोग एक सेंटेंस हर जगह पे लिखते हैं। ओके, अब ये हो गया आधा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आधा अपने को अब यहाँ से ग्राफिकल सॉल्यूशन चालू करना है ना। तो चलो क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में मिटा देता हूं, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन बनने के बाद प्रॉब्लम की कोई जरूरत होती है क्या, नहीं होती है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट से हम लोग सिर्फ इक्वेशन बनाते हैं ना। अब इक्वेशन एक बार मिल गया तो फिर हम लोग आगे हमारा वही प्रोसीजर हम लोग को करना है। हाँ तो देखो भाई, z का इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला, 20x1 प्लस 50x2 लेस देन और इक्वल टू 360। तो पहले इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला वाला इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, 20x1 प्लस 50x2 लेस देन और इक्वल टू 360 है, लेस देन और इक्वल टू 360 है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे। 360 है ना, इक्वल टू के नीचे नहीं जा सकता, इक्वल टू हम लोग पकड़ेंगे 360 है ना। अब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x1 और x2 के वैल्यूज पुट करना है। पहले x1 का 0 फिर x2 का 0, तो अपने को दो वैल्यूज मिलेंगे। इफ इसके सबसे पहले क्या करना है, पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x1 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 0 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 360, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय, कितना आ गया आंसर, 7.2। कितना आ गया, 7.2 मिल गया x2 का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू लिख देंगे, छोटा सा टेबल बना देंगे, x1 x2। जब x1 0 है तो x2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 7.2 मिल गई। अब इसी तरह से वापस क्या करना है, पुट x2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। वापस से इक्वेशन में क्या करना है, x2 को 0 पुट करना है। देखो तो x2 को 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20x1 प्लस 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 360। अब ये टर्म तो 0 हो गया, बचा क्या, 20x1 इज इक्वल टू 360। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 20, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18, है ना। 36/2, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 18, है ना। तो देखो x2 अगर 0 है तो x1 कितना आ रहा है, 18, राइट। 7.2 और 18 दो वैल्यूज मिल गए हम लोग को। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो गया, इक्वेशन नंबर 1 के वैल्यूज हम लोग को मिल गए। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखो, इक्वेशन नंबर 2 क्या मिल रहा है हम लोग को, इक्वेशन नंबर 2 दूसरा वाला ये लेंगे हम, x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे हम x1 प्लस x2, है ना। अब लेस देन और इक्वल टू है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इक्वल टू 9, है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वापस पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x1 0 हो जाएगा तो सिंपल x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, है ना। तो देखो x1 x2 एक टेबल फॉर्म कर लो इधर। x1 0 है तो x2 कितना मिल गया, 9, है ना। उसी तरह से अगर x2 को 0 पुट करेंगे, x2 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 9,
मतलब x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये 0 है तो ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 9, राइट। चलो ये इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को यहाँ पे ये एक वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 और 4 यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 है और x2 इज इक्वल टू x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो यहां से भी हम लोग को एक एक वैल्यूज मिलेंगे इक्वेशंस के ना। तो वो क्या मिलेंगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैं बताता हूं आपको क्या होगा। सब में पहले x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब x1 इज इक्वल टू 2 है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब x1 इज इक्वल टू 2 है तो x2 की वैल्यू क्या है, हमको पता है x2 की वैल्यू नहीं पता है, हम लोग को मिल रही है कि जैसे नहीं मिल रही है, x2 की वैल्यू को कोई अंदाजा ही नहीं। तो ऐसे केस में देखो जब सिर्फ x1 या फिर x2 के फॉर्म में इक्वेशन है तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमको पता नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन्फिनिटी है ना। x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन्फिनिटी। ये थर्ड इक्वेशन के लिए हो जाएगा है ना। उसी तरह से जो फोर्थ इक्वेशन है हमारा x2 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 3 है, मतलब x2 इज इक्वल टू 3 है ना। अब x2 इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन ही बन गई, लेकिन x1 के बारे में कुछ पता है कि हम लोग को नहीं है, इक्वेशन में है ही नहीं है ना। तो मतलब x1 कितना है, फिर x1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन्फिनिटी है ना। सो x1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटी को जाएगा वो। देखो x1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 के लिए ना। ये 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो चारों के चारों इक्वेशन के 4 1 2 3 4 हम लोग को 4 वैल्यूज मिल गए है ना। तो अब किधर जाना है, अब ग्राफ पेपर की तरफ जाना है ना। तो ग्राफ पेपर से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाली इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। इसको मिटा देंगे हम, राइट। उसके लिए थोड़ा सा इसको इधर लेंथ बढ़ा देंगे हम लोग। चलो तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके। ये है हमारा एक्स एक्सिस। वैसे इधर आ जाएगा ये हमारा वाई एक्सिस है ना। हाँ तो देखो वाई एक्सिस पे भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा 1 आ गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारी वाई एक्सिस। ओके तो चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे है ना। अभी पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, वहां से हम लोग को लाइंस मिलेंगी। तो सब में पहले नंबर 1 जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 के अपने को 2 पॉइंट मिले। पहला वाला पॉइंट कौन सा है, 0,7.2 है ना। 0,7.2 मतलब x1 मतलब x रहता है हमारा, x2 मतलब y पकड़ने का ना। x1 मतलब x एक्सिस, x2 मतलब y एक्सिस। देखो x का 0 और y का 7.2, तो देखो x का 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, y का 7.2 मतलब वर्टिकल पे जाएगा। इधर 7 और 8 दोनों के बीच में मतलब इधर किधर पॉइंट आएगा है ना। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,7.2 है ना। ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे मिल गया हम लोग को है ना। अब उसी तरह से सेकंड वाला पॉइंट देखो 18,0 मतलब x का 18, ऊपर वाला पॉइंट x एक्सिस, नीचे वाले पॉइंट y एक्सिस। तो ऊपर क्या है 18 है, मतलब x 18 और y 0। x 18 मतलब यहाँ पे x 18, देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि ये पॉइंट इधर आएगा ना। तो x हमारा कितना है 18 है ना। तो x 18 और y 0, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस पॉइंट के, पॉइंट यहाँ पे आ गया ओके। अभी इक्वेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए, तो ये 2 पॉइंट्स को क्या करना है, हम लोग को ज्वाइंट करना है एक लाइन से है ना।
तो वो जो लाइन रहेगी वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन नंबर 1 को, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन लेने की कोशिश करता हूं। तो चलो, ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इक्वेशन नंबर 1 को, है ना। कॉर्नर पे लिख देंगे ना, जो बीच में नहीं आएगा बाद में। ये इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखो, अब इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट देखो। इक्वेशन नंबर 2 का देखो, x1 कितना है 0, x2 9, है ना। पहले x का 0, y का 9 पॉइंट किया होगा, x 0 y 9, मतलब यहां पे पॉइंट आएगा 0,9, है ना। ये वाला पॉइंट मिल गया हम लोग को, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है ना। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है 9,0, मतलब x का 9 y का 0, ये यहाँ पे पॉइंट मिल गया 9,0, है ना। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लाइन आ गई ना। दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इक्वेशन नंबर 3 देखो। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब x1 मतलब x है और x2 मतलब y है। तो x का पॉइंट कितना लेंगे 2, तो x का पॉइंट 2 आ गया, और y का इन्फिनिटी, मतलब इधर आएगा ही नहीं, स्ट्रेट सीधी लाइन चली जाएगी, है ना। कभी दूसरा वाला पॉइंट इन्फिनिटी आएगा तो स्ट्रेट चल जाएगी लाइन, है ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को सिर्फ ड्रॉ कर लेना है। एकदम स्ट्रेट लाइन चले जाएगी ऊपर। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 एंड y इज इन्फिनिटी। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 3 को भैया, है ना। अब बचा इक्वेशन नंबर 4, लास्ट वाला क्या है, x2 इज इक्वल टू 3 और x1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब x क्या है 3 और y इन्फिनिटी। तो देखो अब यहां पे देखो क्या होता है, देखेंगे हम लोग। x कितना है हमारा, x किधर गया, x हमारा कितना है इन्फिनिटी है। x2 सॉरी किधर गया, इधर। x2 कितना है हमारा, x2 3 है और x1 मतलब x3 और y का 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और x का पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, तो हमको पता नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाएगी, है ना। यहां से ऐसे स्ट्रेट एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाएगी, जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो, अब ये पूरा का पूरा हो गया, हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब अपने को फिजिबल एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे फिजिबल एरिया, इक्वेशन वाइज देखो। सब में पहले पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा, पहले वाले इक्वेशन में क्या है 20x1 प्लस 50x2 लेस देन और इक्वल टू 360। लेस देन और इक्वल टू मतलब उससे कम चाहिए। तो पहली वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन को पकड़ लो, ये वाली लाइन के नीचे का एरिया चाहिए अपने को। लेस देन और इक्वल टू मतलब 0 के तरफ का, नीचे का। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो लाइन के ऊपर का एरिया, 0 के तरफ का लेस देन और इक्वल टू, उधर का बाहर का ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो अपने पहले इक्वेशन में क्या है लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये लाइन के नीचे का एरिया चाहिए हम लोग, है ना। अब उसी हिसाब से देखना है दूसरी वाली इक्वेशन। देखो इक्वेशन नंबर 2 की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 भी हमारा लेस देन और इक्वल टू। देखो x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब लेस देन और इक्वल टू है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन के भी हम लोग को नीचे का एरिया चाहिए, इसके भी नीचे का चाहिए। जो लाइन नंबर 2 है इसके भी नीचे का एरिया चाहिए, लाइन नंबर 1 के भी नीचे का एरिया चाहिए, है ना। दोनों के भी नीचे का एरिया चाहिए ना। उसके बाद अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देखो। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों भी कैसे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 4 दोनों भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसके इधर का एरिया नहीं चाहिए, 0 किधर है, इसके लेफ्ट में 0 है, तो अपने को इसके राइट का एरिया चाहिए। मतलब ये जो लाइन जा रही है इसके राइट का एरिया चाहिए, राइट, है ना। और उसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब इसके नीचे का नहीं चाहिए, 0 नीचे है ना, तो इसके नीचे का एरिया नहीं चाहिए, इसका ग्रेटर देन मतलब ऊपर चाहिए, है ना। लेस देन मतलब कभी भी 0 के तरफ का रहता है एरिया, है ना। और ग्रेटर देन मतलब 0 के अपोजिट डायरेक्शन वाला, है ना। तो ये लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये लाइन के भी राइट साइड का एरिया चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि 0 से अपोजिट जाना है ना। तो अब ये दो लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए इधर वाला, और ये दो लाइन के नीचे का एरिया चाहिए ना। तो अब कौन सा एरिया होगा, आपको तो पता चल गया होगा कि कौन सा एरिया रहेगा। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हुए फिर बाद में वापस से क्रॉस चेक करेंगे हम लोग उसको, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक एरिया को हैचिंग लाइन मार रहा हूं।
अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कोई भी एरिया, जो आपको एरिया समझ में आ रहा है उसको हैचिंग लाइन मारो पहले, है ना, या फिर उसको कवर कर लो, फिर बाद में वापस से एक बार क्रॉस चेक करने का, तो अच्छे से समझ में आ जाता है, फिर फटाक समझ में आ जाएगा, है ना। कैसे 4-4 इक्वेशन एक साथ देखते हैं ना, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो पहले आपको जो एरिया लग रहा है कि ये एरिया फिजिबल है, ऐसा लगा आपको, तो उसको कवर कर लो, फिर वापस क्रॉस। देखो अभी ये जो रेड एरिया है, अब ये हम लोगों ने क्या किया, हैचिंग मार दिया। अब इसको चेक करने का कि सच में फिजिबल है कि नहीं देखना है, तो क्या करेंगे, पहले सब में पहले इक्वेशन नंबर 3 का हम लोगों क्या कैसा, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 के राइट का एरिया चाहिए हम लोग को, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 की ये लाइन है, इसके राइट का चाहिए, 0 की तरफ का नहीं चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो इसके राइट का एरिया है क्या ये, हाँ है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 देखो, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इक्वेशन नंबर 4 का जो लाइन है, इसके ऊपर का एरिया चाहिए, नीचे का नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, 0 नीचे है, तो ऊपर का एरिया चाहिए। ये एरिया इसके ऊपर है क्या, हाँ है। अब वापस इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली लाइन है ना। अब इस लाइन का क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू है, मतलब इसके नीचे का एरिया चाहिए। तो ये जो लाइन जा रही है, इसके नीचे है क्या एरिया ये, हाँ, ये जो रेड वाला एरिया है इसके नीचे है, ऊपर नहीं गया किधर भी, ये भी करेक्ट है। अब लास्ट एक देखेंगे हमारा, इक्वेशन नंबर 1 की ये वाली लाइन है, लंबी वाली लाइन ये वाली है ना, तो इस ये भी कैसा है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये लाइन के भी नीचे का एरिया चाहिए। तो ये लाइन के नीचे है सब एरिया, हाँ, सबका सब नीचे है इसके एरिया ना, मतलब चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एरिया, मतलब ये फिजिबल एरिया है ना। तो समझ में आया कैसे एरिया फाइंड आउट करने का, ये फिजिबल एरिया है, हम लोग को फिजिबल एरिया मिल गया, है ना। तो अब इसके जो चारों कॉर्नर्स पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को नाम दे दो। देखो ये छोटा सा एरिया भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये इस लाइन के नीचे, इक्वेशन नंबर 2 के लाइन के नीचे, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन 1 के ऊपर हो जाएगा वो, है ना, तो वहां पे कंडीशन गलत हो जाती है ना। तो इस तरह से क्रॉस चेक करना है। पॉइंट्स को नाम दे देंगे हम लोग, ये है हमारा पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, है ना। तो चारों पॉइंट्स के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेंगे और z की वैल्यू डाल के अभी हम लोग को वैल्यूज मिल जाएंगे। सब में पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं। अभी देखो मैं जो करेक्ट प्रॉब्लम जो मैंने ग्राफ से सॉल्व किया उसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट गलत हो सकते हैं ना, क्योंकि स्केल से नहीं किया हम लोग ना। तो सब में पहले ए पॉइंट देखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है ना, 2,3। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो अपने को मिल गया 2,3। उसके बाद पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है देखते हैं हम लोग। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हम लोग को मिले 6,3 है ना, यहाँ पे भी 6 और 3 है, गुड। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मिल गए हम लोग को 6,3। उसी तरह से पॉइंट सी देखेंगे हम लोग, पॉइंट सी के क्या कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मिले हम लोग को 3,6 है ना। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मिले अपने को 3,6। और पॉइंट डी जो लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हम लोग को, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मिले अपने को 2,6.4, 2,6.4। तो ये चारों पॉइंट्स मिल गए हम लोग को। अब क्या करना है, ये जो चारों पॉइंट्स अपने को फिजिबल एरिया के 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, तो ये चारों पॉइंट को जो वैल्यू है x और y के, ये सब वैल्यू हम लोग को x1 x2 के वैल्यू, ये सब x1 x2 के वैल्यू मिले हम लोग। अब इसको z की इक्वेशन में डाल के देखना है ना। और हमारा प्रॉब्लम कैसा है, मैक्सिमाइजेशन का है। तो क्या करना है, z की इक्वेशन में सब वैल्यूज पुटअप करना है, जो भी आंसर्स हमारे आ रहे हैं वो आंसर्स में सब में मैक्सिमम जो आंसर मिलेगा हम लोग को, वो हमारा फिजिबल आंसर रहेगा, वो एग्जैक्ट x1 और x2 के वैल्यू रहेंगे जो हमको चाहिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। z का इक्वेशन हम लोग को पता है, z का इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पहला वाला इक्वेशन लिख देता हूं, z इज इक्वल टू क्या है, 80 इंटू x1। x1 के जगह पे यहाँ पे a पॉइंट के लिए क्या पुट करेंगे हम लोग, 2 प्लस 120 इंटू x2 है ना। तो 120 इंटू x2, तो 120 इंटू x2 की जगह पे क्या आएगा, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका टोटल आंसर मिल गया हम लोग को 2 and 3। तो इसका आंसर मिल गया हम लोग को 520। कितना मिल गया, 520। अब इसी तरह से बी पॉइंट के लिए वापस z के इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करो, 6 और 3 है ना।
तो क्या हो जाएगा 80 इंटू x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 120 इंटू x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर कितना मिल जा रहा है हम लोग को, इसका आंसर मिल गया 840। उसी तरह से z की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग पॉइंट C के लिए। पॉइंट C के लिए z की इक्वेशन लिखेंगे, क्या है 3 और 6 कोऑर्डिनेट है ना, तो 80 x1 है, x1 की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 120 x2 कितना है 6 इंटू 6। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ गया। इसका आंसर आ गया हमारा 960। कितना आ गया 960, है ना। अब लास्ट वाला बचा हमारा पॉइंट डी। अब पॉइंट डी के लिए देखते हैं कितना है 80 इंटू x1 कितना है 2, सो 80 इंटू 2 प्लस 120 इंटू x2 कितना है 6.4, x2 है हमारा 6.4। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ गया। इसका आंसर आ गया 928। कितना आ गया 928। अब बताओ ये चारों भी जो आंसर आए हमारे, चारों आंसर्स में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 960। 960 मतलब पॉइंट हमारा सी। तो पॉइंट सी हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है जहां पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा पॉइंट सी, जहां पे x1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 और x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।